आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय प्रधान सचिव सर, दोनों डायरेक्टर साहब, सूचना एवं प्रसारण सूचना विभाग के सभी पदाधिकारी एवं यहाँ पर आगंतुक सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आपने अभी देखा कि उत्पादन के बारे में जो ग्रेन्स और सीरियल्स के बारे में डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब के द्वारा बताया गया, दलहन और तिलहन के उत्पादन के बारे में हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब के द्वारा आपको बताया गया सब्जी और फलों के बारे में कि किस प्रकार से कृषि विभाग काम कर रहा है। तो अब इस कड़ी में जो तीसरा आयाम है कृषि विभाग का, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आपको मालूम है कि 2006 में बिहार राज्य कृषि उपज निरसन अधिनियम 2006 लाया गया और उसके द्वारा जो बाजार समिति थी उसको निरसित किया गया था। निरसन को हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो एक इसको निगेटिव के तौर पर लोगों ने लिया, हालांकि ये जो कदम है वो बहुत ही पॉजिटिव था। इसलिए पॉजिटिव है और उसका अभी हम लोग को परिणाम भी दिख रहा है उसका, इसलिए कि जो बाजार समिति के अंदर में बेचने के ऊपर प्रतिबंध था, जो कृषकों को वहां जाने पर शुल्क लगता था, टैक्स लगता था, आप कहीं और के मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, आपके लिए वो प्रतिबंधित था कि आपको वहीं पर लेकर आए, ट्रक से लेकर आए, वहां पर बिचौलिए होते थे और उन लोगों के द्वारा भयादोहन किया जाता था। ये सारी व्यवस्था को उसी समय खत्म कर दिया गया। निरसन अधिनियम इस रूप में लागू किया गया कि यह बाजार जो है निःशुल्क बाजार के तौर पर काम करेगा और जो समितियां फंक्शन कर रही थी वो निरसित हो गई और उनका काम जो है सरकार ने अपने ऊपर भार लिया कि हम बाजार समितियों को डेवलप करेंगे। 2006 के बाद 2008 में आपको प्रथम कृषि रोड मैप आया, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने कृषि रोड मैप को लॉन्च किया और कृषि रोड मैप के द्वारा जो भी विभाग की योजनाएं हैं अगले 5 वर्ष के लिए वो उसको निर्धारित किया गया लक्ष्यों को और उसको प्राप्त किया गया। अभी वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप आ गया है और उसमें आप देखेंगे कि इसका फोकस 4 चीजों पर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। पहला है कि जो बाजार समितियां हैं उसको डेवलप करना है। तो बता दें कि 54 बाजार समिति है पूरे बिहार में और 54 बाजार समितियों में से जैसा कि प्रधान सचिव सर ने बताया कि 22 बाजार समितियों पर काम लगा हुआ है। आपको मालूम है, आप क्षेत्र में जाके देखते होंगे पूर्व में तो जो बाजार समितियां थी उनके जो दुकानें थे वो जर्जर हो रहे थे, वहां पर किसान जाके बैठ नहीं पा रहे थे, उनका छत गिरा हुआ था, जीर्ण अवस्था में थी, जो प्लेटफॉर्म बने हुए थे वो अतिक्रमित हो गए थे, जो रास्ते थे वो भी अतिक्रमित हो गए थे और वहां पर जल जमाव का ये था, कोई चारदीवारी नहीं थी। तो महत्वाकांक्षी योजना लेते हुए 22 बाजार समितियों का जीर्णोद्धार का कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और प्रारंभ ही नहीं, इसकी माननीय मंत्री महोदय और प्रधान सचिव स्तर पर लगभग हर माह इसकी बैठक होती है, समीक्षा की जाती है। चूंकि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसका कार्यान्वयन एजेंसी है तो बहुत ही तेजी से इस काम को कर भी रहा है और हम लोग कोशिश विभाग की है कि जितना जल्दी उनसे हम लोग पूरा करा लें ताकि किसानों के हित में उनको हम लोग शुरू कर सके। तो 7 बाजार समिति का ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है और जल्द ही जो रेस्ट 15 ठो बच रहे हैं उनको भी जल्द ही पूरा करने के लिए प्रयास विभाग की ओर से जारी है। जो शेष 32 है वो भी कृषि रोड मैप, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसमें स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है कि 54 में 54 बाजार समिति हम लोग को पूरा करना है, पूर्ण करना है और उसके लिए चरणबद्ध ढंग से योजना 5 साल का दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वो बनते चला जाएगा। उसका चरणबद्ध ढंग से 2028 तक उसको पूर्ण करने का हम लोग का लक्ष्य है और उस दिशा में विभाग जो है कार्रवाई भी कर रही है। तो एक तो पहला वो हो गया बाजार समिति। दूसरा, कृषि रोड मैप में ग्रामीण हाटों को भी विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। उसके तहत में अभी विकास आयुक्त महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें तय किया गया राजस्व विभाग से जो राजस्व की खैरात की सूची प्राप्त की गई और 934 ग्रामीण हाट को
डेवलप करने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 725 ग्रामीण विकास विभाग डेवलप कर रहा है और 209 पंचायती राज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो मूलभूत सुविधा है, जो ग्रामीण हाट पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी आधारभूत संरचना नहीं है, तो उसके स्थान पर सरकार का ये प्रयास है कि वहां कम से कम एक चबूतरा हो जाए, जहां पर किसान या जो भी किसान वर्ग से ही जो अपने सामान का बिक्री करना चाहते हैं तो वो जाके वहां बैठ सके, शौचालय और पेयजल की सुविधा हो और साथ ही साथ एक कार्यालय की भी सुविधा हो, जहां पर बैठकर ई नाम और ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन के माध्यम से और भी कुछ बाजार में आए हुए लोग आजकल ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो बाजार में भी एक कार्यालय उपलब्ध होगा जिसका लाभ लोग उठा सके। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जीआई टैगिंग का काम है, जो कि बिहार में आपको मालूम है कि सब पूर्व में ही 6 जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि जर्दालू आम है, जर्दा मरचा धान है, मगही पान है, तो आपको मालूम है 6 को मिला हुआ, कतरनी चावल है। तो ये सारे जीआई टैग मिलने के अलावे शाही लीची है, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना, मरचा धान, कतरनी चावल, ये 6 हम लोग को मिला हुआ है। और इसके अलावे हम लोग रुके नहीं हैं, आगे भी बिहार में लोकल स्तर पर एक से एक प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी। अभी विभाग के प्रयास से उसकी सर्वे कराई जा रही है और सर्वे कराते हुए उसको भी जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता के आधार पर उसका जीआई टैग के लिए क्लेम किया जा रहा है, जिसमें से एक पटना में ही आप देख लें तो दीघा का दूधिया मालदा है, दूसरा आपको ये शाहबाद क्षेत्र का सोनाचूर चावल है, एक टीपिया धान है जो कि मुंगेर का है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा गया है। चौथा एक बथुआ आम है जो कि समस्तीपुर का वैरायटी है, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कृषि के प्रोडक्ट हैं जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवा सके। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाता है तो उसके साथ ही उसके मार्केटिंग में सुविधा होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है कि ये प्रोडक्ट वहां का है। और फिर उसको अभी प्रधान सचिव सर ने बताया कि जैसे मगही पान का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मगही पान के लिए जीआई टैग तो मिल गया लेकिन मार्केट नहीं मिला, तो एक मार्केट की व्यवस्था हो रही है उसके लिए, डेडिकेटेड मार्केट, जहां पर एंड टू एंड सॉल्यूशन हो, जहां पर आपको प्रोसेसिंग हो, जहां पैक हाउस हो, जहां से उसको एयर कार्गो की व्यवस्था कहां से हो, इस सारे पर चिंतन जारी है। तो इस प्रकार से जीआई टैग पर भी काम किया जा रहा है। और इसके साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रधान सचिव सर से, हमने तय की है अपने लिए आने वाले 5 वर्षों के लिए, उन सभी पे मैं संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि जैसा माननीय कृषि मंत्री महोदय बता रहे थे कि हमारी एकदम स्पष्ट 3 स्तर की रणनीति है कि कैसे हम किसानों के लागत को कम कर दें, उसके आय को बढ़ा दें और उसका जो जोखिम है उसको कम करें, जो आपदाओं के कारण उसका नुकसान होता है उसको कैसे कम करें। तो यही 3 मूल सिद्धांत हैं जिसपे हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। और समय के साथ खेती की पद्धति बदली है, प्रणाली बदली है, तो कैसे तकनीक को हम लोग खेत तक ले जाएं और जो लाभ है वो सीधे किसान के खाते में कैसे जाए, तो उस कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि बताया गया आप लोगों को कि हमारे लगभग 91% किसान जो है छोटे और सीमांत हैं, तो इतनी छोटी जमीन में कैसे उत्पादकता को ऐसा बेहतर किया जाए कि उसमें उसको आमदनी, उसके आय वृद्धि के लायक हो सके, तो उसको प्राथमिकता में रहते हुए हम लोग समूहीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं कि एफपीओ बनाया जाए, सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए, जीविका के माध्यम से किया जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल किसान जो हर काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों की योजनाओं से हम लोग जो पारदर्शी तरीके से और बिना बिचौलिए को कैसे हम लोग किसानों तक अपने उपादान को, अपनी सुविधाओं को, अपने विस्तार प्रसार तंत्र को कैसे पहुंचाएं, उस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। भारत सरकार मानती है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको अगर हमें सुदृढ़ करना है तो वो कृषि आधारित रोजगार सृजन और कृषि आधारित समृद्धि से ही संभव है।
तो उसी दिशा में हम लोग जो पूर्व की पारंपरिक धान और गेहूं की खेती रही है उससे हटकर अब हम लोग उच्च मूल्य और उच्च उत्पादकता की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके लिए काफी विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में और हमारे प्रधान सचिव महोदय के अभिभावक के रूप में सभी प्राप्त निर्देशों के आलोक में हम लोग 5 वर्ष की योजना फल को लेकर, सब्जी को लेकर, मखाना को लेकर, सभी को लेकर बना रहे हैं। मधु क्रांति योजना बनाई गई है जो पूरे शहद को अगले 5 वर्ष में हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की योजना हम लोग बना चुके हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ आधारभूत संरचनाओं की बहुत कमी है जो खेती में फसल कटाई के बाद उपयोग होता है, जिसके कारण फसल क्षति बहुत ज्यादा है। तो किसान अगर उत्पादन भी करता है तो 35% लगभग उसका नुकसान पहले ही हो जाता है, जिससे पहले वो बाजार पहुंच पाए। तो उसको लेकर कोल्ड चेन की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी जो है वो अपने अंतिम चरण में है और शीघ्र ही हम लोग विभाग के स्तर से उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बिहार में कृषि आधारित स्टार्टअप पॉलिसी लाने के लिए काफी विस्तृत चर्चा हो गई है, उसका प्रारूप बन चुका है और हम लोग आई थिंक भारत में हम लोग तीसरे राज्य होंगे जो कृषि आधारित एक स्टार्टअप पॉलिसी, ताकि युवाओं को कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी योजनाओं को लेकर आते हैं तो अनुश्रवण और मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको कैसे डिजिटली करें और उसमें हम लोग एआई का उपयोग कैसे करें, तो उसके दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। हम लोगों ने उसे इंक्लूड कर लिया है और काफी बेहतर अनुश्रवण उससे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के साथ मैं उद्यान निदेशालय के जो प्राथमिकताएं थी उससे मैंने आपको अवगत कराया और आगे के लिए मैं माननीय प्रधान सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि आप लोग को संबोधन करें। धन्यवाद।